हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अल्फाज विद अफशा में। आज हम आपको सुनील गोयल जी की कहानी सातवां फेरा का पार्ट 2 सुनाने जा रहे हैं। आप इनकी और भी बेहतरीन स्टोरी को पढ़ सकते हैं प्रतिलिपि ऐप पर। बारात नाचते गाते लड़की वालों के यहाँ पहुंचे। बारातियों के स्वागत में लगवाया गया गेट जितना विशाल था उतना ही खूबसूरत भी था। गेट के एक तरफ अप्सराओं से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हाथ में पूजा की थाल लिए बारातियों के सत्कार के लिए खड़ी थीं। गेट की दूसरी ओर कुछ लड़कियां बारातियों पर अपने कोमल हाथों से खुशबूदार इत्र का छिड़काव कर रही थीं। थोड़ा आगे चलने पर लड़की के मामा सभी बारातियों का स्वागत उनके गले में बेहद खूबसूरत फूलों की माला पहनाकर और उपहार स्वरूप एक बेशकीमती घड़ी देकर कर रहे थे। सभी बारातियों को रुकने और आराम के लिए एसी और अन्य सुविधाओं से परिपूर्ण कमरों की व्यवस्था की गई थी। इतना ही नहीं, राजेश जी, उनकी पत्नी श्री और दूल्हे राजा विकास के स्वागत का और भी खास इंतजाम था। खाने पीने के लिए अनगिनत व्यंजन विशेष रूप से तैयार कराए गए थे। बारातियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए हर छोटी बड़ी बात का विशेष ध्यान रखा गया था। विकास को तिलक में BMW कार, राजेश जी और उनकी पत्नी श्री को विशेष तोहफे दिए गए थे, जिसे देखकर राजेश जी को अपने द्वारा खर्च किए गए पैसे वापस आते नजर आने लगे थे। जहां वो अपने स्वागत और सत्कार से बेहद खुश थे, वहीं कहीं ना कहीं उन्हें अब भी उस साए का डर सताया जा रहा था। बारात में पूरे रास्ते वो साया उन्हें नजर आया था और जब बारात गेट पर थी तो उन्होंने उसे बारातियों को उपहार देते लड़की के मामा के पीछे खड़ा पाया था, जिसे देखकर उनका डर और भी ज्यादा बढ़ गया था। सभी बारातियों के रुकने की व्यवस्था एक 3 मंजिला बिल्डिंग में की गई थी, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पर बाकी बाराती और सेकंड और थर्ड फ्लोर पर खास मेहमानों के कमरे थे। राजेश जी और उनकी पत्नी श्री का कमरा सेकंड फ्लोर पर था। फेरों और बाकी रस्मों में अभी वक्त था, इसीलिए राजेश जी थोड़ा वक्त आराम करने के ख्याल के साथ ही कमरे की ओर बढ़ चले। पर कमरे की तरफ सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उन्होंने एक बार फिर से अपने अतीत में झांककर उस लड़की के वजूद के बारे में पता लगाने की कोशिश की, मगर घबराहट और डर के कारण इस बार भी असफलता ही उन्हें हाथ लगी। राजेश जी कुछ देर तक कमरे के बाहर बालकनी में खड़े उसी आग की लपटों में गिरी लड़की के बारे में तब तक सोचते रहे जब तक कि उनकी सोच में खलल डालने उनके एक दूर के रिश्तेदार वहां ना आ पहुंचे। इन रिश्तेदार साहब का परिचय कोई मायने नहीं रखता। अगर मैं उनका परिचय आप सबको करवाती भी हूँ तो इस कहानी में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसा ही रहने देते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राजेश जी ने थोड़ा सहज लगते हुए और चेहरे पर एक कृत्रिम मुस्कान बिखेरते हुए रिश्तेदार साहब से शादी में लड़की वालों द्वारा किए गए इंतजाम, स्वागत और सत्कार के बारे में जानने की कोशिश की। तो कैसा है इंतजाम? सब अपने हिसाब से है ना? पर जैसे कि हम सब जानते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं जिनके लिए कितना भी किया जाए वो कम ही होता है। वैसा ही हाल इन रिश्तेदार साहब का भी था। राजेश जी, देखिए, बुरा मत मानिएगा। अरे बुरा किस बात का? जो कुछ है खुलकर बताइए। इंतजाम ठीक है पर कोई उतना भी खास नहीं। सब लड़की वालों ने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं किया। लाइटिंग वगैरह ठीक है, रुकने को व्यवस्था भी थोड़ी और ठीक हो सकती थी। गिफ्ट भी ठीक ठाक है, कुल मिलाकर सस्ते में डाल दिया है आपको। इन रिश्तेदार साहब को सभी इंतजाम में सिर्फ कमियां ही नजर आ रही थी। उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला, अरे राजेश जी, मुझे नहीं लगता लड़की वाले दहेज में ज्यादा कुछ देंगे। सारे इंतजाम देखकर तो लगता है सिर्फ अभी जो मिला है आपको उतने में ही संतोष करना पड़ेगा। रिश्तेदार साहब की बात सुनकर राजेश जी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अगर कुछ ज्यादा दिया भी नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। आपने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी तो सुनी ही होगी। ये लड़की भी वही मुर्गी है। एक बार बस घर आ जाए फिर तो हम सब चाहेंगे
ये सोने के अंडे देगी। देखना शादी के बाद कैसे मैं इस लड़के के बाप से पैसे निकलवाता हूँ। राजेश जी की बातें सुनकर माननीय रिश्तेदार साहब को बहुत खुशी हुई और साथ ही राजेश जी की कुटिलता और चतुराई पर हैरानी भी। उन्होंने सोचा भी नहीं था राजेश जी के भोले भाले चेहरे के पीछे इतना घिनौना सच छुपा है। रिश्तेदार साहब राजेश जी से और कुछ बात कर पाते इससे पहले ही उनकी बातों में खलल डालने लड़की का कोई रिश्तेदार उन्हें बुलाने के लिए आ खड़ा हुआ। आपको सभी नीचे बुला रहे हैं। राजेश जी और रिश्तेदार साहब अपनी बातों पर वही विराम लगाकर उस लड़के के पीछे पीछे उस और चल दिए जहाँ पर फेरे और बाकी रस्मों की तैयारियां चल रही थी। पंडाल एक खुले मैदान के बीचों बीच एक 3 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर लगाया गया था। प्लेटफॉर्म के बीचों बीच हवन वेदी और उसके एक तरफ सुर्ख लाल रंग के गद्दे लगे हुए थे, जिस पर दूल्हा और दुल्हन, विकास की बहनें माता श्री और दुल्हन के माता पिता बैठे हुए थे। पंडाल की दूसरी तरफ एक पटला रखा था, जिस पर बैठकर पंडित जी विवाह की अनेकों रस्में पूर्ण करवाने में व्यस्त थे। प्लेटफॉर्म में चारों तरफ कुर्सियां बड़े ही सलीके से लगाई गई थी, जिस पर शादी में आए मेहमान और बाराती बैठे हुए थे। पंडाल में जगमगाती मिर्ची लाइट्स, रंग बिरंगी फूलों से तैयार की गई मालाएं और कई तरह के लाइट लैंप्स द्वारा की गई सजावट बहुत ही मनमोहक दृश्य बना रही थी। वहां की गई तैयारियों को देखकर राजेश जी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। अपनी मुस्कान को वैसे ही अपने चेहरे पर सजाए राजेश जी ने लड़की के मामा, जो मंडप के काफी पास खड़े हुए थे, के पास जाकर इधर उधर की बातें करने लगी। बातें करते करते कभी अचानक वो पीछे पलटकर देखते तो कभी ऐसे ही इधर उधर देखते जैसे कोई हो जिसे देखकर वो परेशान हुए जा रहे हो। कुछ देर ऐसे ही चलता रहा तो लड़की के मामा ने राजेश जी से उनकी बेचैनी और परेशानी की वजह जानने की कोशिश की। क्या हुआ राजेश जी, बड़े परेशान लग रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा थका हुआ हूँ और कुछ नहीं, आप चिंता मत कीजिए। राजेश जी इतना कहकर बाकी बातें टालते गए और यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। कुछ ही समय में फेरे शुरू होने वाले थे। पंडित जी के कुछ और मंत्रों के उच्चारण के बाद फेरे शुरू हुए, पर जैसे ही राजेश जी ने फेरे लेते अपने बेटे विकास और बहू को देखा तो उनका डर और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि राजेश जी ने उस लड़की के साए को मंडप के कोने में खड़ा पाया। उस लड़की को पहचानना अब भी राजेश जी के लिए आसान नहीं था, क्योंकि अब भी उस लड़की के चेहरे के आसपास पहले की तरह हवन वेदी के आग से पैदा हुआ धुआं फैला हुआ था। वो धुआं हर एक फेरे के साथ कुछ कम होता जा रहा था और उसके साथ ही राजेश जी का डर और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। जैसे ही 7वां फेरा शुरू हुआ, उस लड़की का चेहरा राजेश जी को साफ साफ दिखाई देने लगा। उस चेहरे को देखकर वो बुरी तरह से डर गई और न जाने किस सोच में डूबे प्लेटफॉर्म पर चढ़ने लगी। चढ़ने की कोशिश तो की, लेकिन उनका पैर प्लेटफॉर्म पर बिछी एक चादर में न जाने कैसे अटक गया और वो सीधे हवन वेदी में जाकर गिर गई। हवन वेदी में आग इतनी ज़्यादा नहीं थी, फिर भी न जाने कैसे उसने राजेश जी को एक पल में ही अपने अंदर पूरी तरह से समाहित कर लिया। देखते ही देखते राजेश जी एक सूखी लकड़ी के टुकड़े की तरह जल उठे। उन्हें इस तरह आग में लिपटा देखकर पूरे मंडप में अफरा तफरी मच गई। विकास ने जल्दी से हवन वेदी के पास बिछी चादर को लेकर आग बुझाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक वो सफल भी रहा। राजेश जी का पूरा शरीर बुरी तरह से जल चुका था और वो दर्द के मारे कराह रहे थे। एक पल में जिस मंडप की खुशी का माहौल था वो गम में तब्दील हो गया था। विकास की माँ तो इस हादसे के सदमे से बेहोश हो गई थी और विकास और अन्य रिश्तेदारों की आंखों में आंसू बह रहे थे। विकास और उसकी पत्नी राजेश जी के पास ही बैठे थे। राजेश जी को अब भी वो लड़की मंडप के उसी कोने में खड़ी नजर आ रही थी। बस फर्क सिर्फ इतना था, अब वो जानते थे उस लड़की को। राजेश जी की हालत को देखकर सभी को यह लग रहा था कि ना जाने कब उनकी सांसें थम जाएं। वो कहते हैं ना, जब कोई मरने वाला होता है तो उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी के सारे
पल नजर आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही राजेश जी के साथ भी हो रहा था। राजेश जी को उनकी आंखों के सामने जिंदगी के सारे अच्छे बुरे पल नजर आ रहे थे। स्कूल का पहला दिन, पापा के हाथों पड़ी मार, मम्मी का वो प्यार भरा दुलार, पहली नौकरी, पहली सैलरी, पहली गाड़ी, शादी और फिर विकास के जन्म की खुशी, और फिर उस लड़की नंदिनी का चेहरा जो उन्हें आज से 2 साल पहले इसी सजे मंडप में ले गया। चारों तरफ हवाओं में फैली खुशियों के रंग, मंडप में फेरे लेता विकास और पीछे पीछे विकास के कदमों से कदम मिलाकर चलती नंदिनी। विवाह मंडप के पास लगी कुर्सियों पर बैठे राजेश जी और उनके आगे सर झुकाकर खड़ी नंदिनी के पिता शेखर और भाई ध्रुव। राजेश जी का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ है। उनके चेहरे को देखकर कोई भी इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि वो शादी में किए गए इंतजाम और दहेज में दी गई रकम से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। नंदिनी के पिता और भाई और अन्य रिश्तेदार राजेश जी के हाथ पैर जोड़कर उन्हें इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके द्वारा तय की गई दहेज की बाकी रकम का इंतजाम वो जल्द ही कर देंगी। पर राजेश जी पर उनकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा है। उनके मुताबिक लड़की वाले अपने द्वारा किए गए वादे को पूरा करने में नाकामयाब रहे हैं, इसीलिए अब ये शादी होना मुमकिन नहीं। राजेश जी नंदिनी के पिता और भाई से और कोई और बहस किए बगैर मंडप की ओर बढ़ते हैं और 7वां और आखिरी फेरा ले रहे विकास और नंदिनी की गठबंधन की गांठ को तोड़ देते हैं। विकास को जबरदस्ती मंडप से ले जाने की असफल कोशिश करते हैं। विकास राजेश जी के इस तरह के व्यवहार को देखकर थोड़ा अचंभित है, क्योंकि इस तरह से उसने राजेश जी को पहली बार देखा है। वो उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। पापा आप क्या कर रहे हैं? चुप रहे और चल यहाँ से। पर पापा शादी तो हो चुकी है, पर 7वां फेरा बाकी है। इसका मतलब अब नंदिनी उसकी पत्नी है और उसे इस तरह नहीं छोड़ सकता। राजेश जी ने कहा, कैसा 7वां फेरा? चुपचाप चल यहाँ से। राजेश जी पर विकास की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता है और वो अपने साथ आए कुछ करीबी रिश्तेदारों की मदद से जबरदस्ती विवाह मंडप से विकास को ले जाते हैं। इस तरह बारात को वापस जाता देख सभी बाराती और धीरे धीरे करके शादी में आए मेहमान एक एक करके लौटने लगते हैं और विवाह मंडप में बचते हैं सिर्फ नंदिनी, उसके माता पिता और भाई और कुछ करीबी रिश्तेदार। एक पल में ही जहां चारों ओर चकाचौंध और खुशियां बिखरी हुई थी, वहां मायूसी छा जाती है। नंदिनी और उसकी मां की आंखों में निरंतर आंसुओं की धारा बही जा रही है। नंदिनी के पिता शेखर, भाई ध्रुव और अन्य करीबी रिश्तेदारों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंची हुई हैं। सभी इस विचार विमर्श में लगे हैं कि आगे क्या किया जाए। इन सभी बातों के बीच मंडप के कोने में बैठी नंदिनी, जो कुछ अभी हुआ, क्यों हुआ, यही समझने की कोशिश कर रही है। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक पल में ही उसके सारे सपने इस तरह बिखर गए हैं। इस तरह अपने सपनों को टूटता देख वो भी पूरी तरह टूट जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्या यही वो समाज है जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने मिलकर की थी? क्या यही वो समाज है जिसमें एक लड़की के आत्मसम्मान से बढ़कर पैसे को अहमियत दी जाती है? क्या यही वो समाज है जिसमें एक लड़की के अधिकारों का हनन पुरुष प्रधान समाज अपना अधिकार समझता है? क्या यही वो समाज है जिसमें एक लड़की की हथेलियों में घर और गृहस्थी की लकीरें ये समाज उसके पैदा होते ही खींच देता है? क्या यही वो समाज है जिसमें लड़की को जिंदगी के हर पड़ाव पर कभी बेटी बनकर, कभी बीवी बनकर, कभी माँ बनकर और कभी किसी अनचाही रिश्ते में बनकर कई कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं? क्या यही वो समाज है जिसमें एक लड़की का अपना कोई वजूद नहीं होता? उसकी पहचान शादी से पहले उसके पिता और शादी के बाद पति के नाम से होती है। क्या यही वो समाज है जिसमें एक लड़की का चरित्र उसके कपड़ों की लंबाई से नापा जाता है? क्या यही वो समाज है जिसमें लड़की को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया जाता है क्योंकि उसने अपनी मर्जी से दूसरे धर्म में शादी करना चाही? क्या यही वो समाज है
जिसमें आज भी लड़कियां ऑफिस और घर पर भी सुरक्षित नहीं। ऐसे और कई सवाल नंदिनी के दिमाग में बार बार असहनीय वार किए जा रहे हैं। उसके सोचने और समझने की शक्ति को पल पल कमजोर करते जा रहे हैं। नंदिनी जिसने इन सब बातों को पहले भी समाज में घटते देखा था, मगर उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा उसने कभी नहीं सोचा था। अब उसे भी ये समाज उन्हीं गिरी हुई नजरों से देखेगा जिससे वो बाकी सभी लड़कियों को दिखता है। उसके बारे में कई तरह की बातें बनाकर बेइज्जत करेगा। इन सभी बातों को सोचकर नंदिनी 7वां फेरा जो अधूरा रह गया था उसे अग्नि के साथ पूरा करने का फैसला कर हवन वेदी की अग्नि में अपने आप को जलाकर भस्म कर देती।